अरे चलो चलो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। हाँ, सभी लोग जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। उफ, आज तो एकदम कड़ाके की ठंड है। जरा भी हाथ नहीं चल रहा। पानी तो एकदम बर्फ जितना ठंडा है, हाथ डालने को मन भी नहीं कर रहा। लाओ सीता काकी, ईटा बनाने के लिए मसाला बनाने में मैं आपकी मदद कर देती हूँ। फिर गरीब राधा सीता की मदद करने लगती है। तभी कमलनाथ उसे झाड़ देता है। अरे ओ राधा, तूने अपने हिस्से की ईंट बना ली जो यहाँ दूसरों की मसीहा बनी फिर रही है। नहीं कमल भाई जी। तो फिर जाकर अपने हिस्से की ईंट बना, वरना तेरी दिहाड़ी भी काट लूंगा और काम से भी दफा कर दूंगा। राधा ईंट बनाने लगती है। थोड़ी देर में खाने का समय हो जाता है। राधा बेटिया आजा, खाना खाते हैं। जी काकी बस आई। ये क्या राधा बेटी, इतनी ठंड बढ़ गई है, तूने अभी तक स्वेटर नहीं खरीदा? वो गौरी के पास 2 जोड़ी ही सूट थे, वह फट गए हैं, उसके लिए सूट सिलना है। अपने लिए स्वेटर मैं बाद में ले लूंगी। और आज भी तू ये रूखी सूखी नमक रोटी लाई है, सब्जी खरीदने के पैसे नहीं थे क्या? नहीं सीता काकी, ऐसा नहीं है कि मेरे पास सब्जी खरीदने के पैसे नहीं थे, मगर मैं वो पैसे अपनी ननद की शादी के लिए जोड़ रही हूँ और खुद से ये नमक रोटी खा रही हूँ। राधा, अरे क्यों अपनी एक ननद के लिए अपनी जिंदगी नरक बना रही है? उसकी शादी के पैसे जोड़ने के लिए अपने लिए एक स्वेटर, एक चप्पल तक नहीं खरीद रही। तू ठंड झेल रही है। वैसे तेरी ननद की शादी करना तेरे पति की जिम्मेदारी है, और वो निकम्मा तो खुद दिन भर पीकर पड़ा रहता है, और तू कमाते धमाते हुए भी भरपेट 2 वक्त की रोटी भी नहीं खाती। अरे कोई कमाता खाता घर देखकर ब्याह क्यों नहीं देती उसे? तेरी जिंदगी पर बोझ बनी हुई है। काकी, आज तो आपने ये बात कह दी, फिर मत कहना। मेरी ननद मुझ पर बोझ नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी है। मेरा इरादा तेरा दिल दुखाने का नहीं था बिटिया, मगर ये कलयुग है। आजकल की औलाद तो अपनी सगी माँ बाप की भी नहीं होती। वो माँ जो अपने बच्चे को 9 महीने पेट में रखती है, हजारों दर्द सहकर जन्म देती है। मैं खुद कितना कुछ न किया था अपने बेटे के लिए, और देख, जब उस पर अपनी इस बूढ़ी माँ की जिम्मेदारी निभाने की बारी आई तो उसने मुझे घर से ही बेघर कर दिया। फिर वो तो तेरी ननद है, कल को शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी और फिर जाते ही तेरे दुखों को भूल जाएगी कि तूने किन कठिनाइयों से उसकी शादी की थी। सीता की बात जितनी ही कड़वी थी उतनी ही सच भी। भला आजकल की औलाद सच में कहाँ होती है? ना माँ बाप की, मगर गरीब राधा का अपनी ननद से अलग नाता था। कहने को तो राधा गौरी की भाभी थी, मगर वो उसे अपनी औलाद से भी बढ़कर मानती। शाम को दिहाड़ी लेकर राधा कड़कड़ाती ठंड में घर आती है। कितना धुआं हो रहा है, आंच भी इतनी धीमी जल रही है। गौरी, अरे मेरी प्यारी ननद, तुम क्यों खाना बना रही हो? भाभी माँ, आपको देर हो गई थी ना, और फिर मुझे तो घर में ही रहना होता है, मगर आप दिन भर मेहनत करती हो। तभी गौरी राधा के हाथों में जगह जगह जख्म लगे देखने लगती है, और दर्द से गौरी की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। ये क्या भाभी माँ, आपके हाथों में कितने जख्म हैं? दर्द हो रहा होगा ना? नहीं तो तुम्हारे मोती जैसे आंसू ने सारे दर्द मिटा दिए। गौरी, ये छोटी मोटी तकलीफ मेरे लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए अब अपने इन आंसुओं को बचा कर रखो। मेरी प्यारी ननद विदाई में बहाने के काम आएंगे। भाभी आप भी ना। इस पर गौरी मुस्कुरा देती है। तभी रमेश नशे में धुत, हाथों में दारू की बोतल लिए गुनगुनाते हुए घर में घुसता है। पीले पीले ओ मेरे राजा, पीले पीले ओ मेरे जानी। अरे वाह, अरे मारी मेरी रबड़ी जलेबी, तेरे हाथों में ये नोट है? चला दे, मुझे दे, इससे मैं बाटली खरीदूंगा। अरे तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं बची? घर में बिहाने को जवान बहन बैठी हुई है और तुम दिन भर शराब के नशे में डूबे रहते हो। मैं ये पैसे तुम्हें नहीं देने वाली। इस पर रमेश आग बबूला हो जाता है और राधा को जोरदार चांटा मारता है। साली झोपड़ी की, तेरी माँ का मगरमच्छ अपने पति को पैसे देने से मना करती है। तू जानती है कि नहीं, मैं तेरी मांग का रेड लाइट हूँ, इसलिए जो तेरा है वो मेरा है। ये कहते हुए रमेश जबरदस्ती पैसे छीनकर चला जाता है, और ऐसे ही वक्त बीतता है। रमेश का अत्याचार बर्ताव देखकर वह गरीब बहू रात भर बिछौना भिगोती है। मैं जो भी पैसे गौरी की शादी के लिए जोड़ती हूँ, सारे ये छीनकर चले जाते हैं। अब मुझे पैसे छुपा कर रखने होंगे, और मैं सिर्फ ईंट भट्टी के काम के भरोसे नहीं बैठ सकती। मुझे और काम करना होगा, तब जाकर मेरी ननद की शादी और दहेज के लिए पैसे जुड़ेंगे। अगले दिन राधा कड़ाके की ठंड में काम ढूंढने निकल जाती है, जहाँ उसे कोठी में रोटी और बर्तन का काम मिल जाता है। अब वो हर सुबह पहले कोठी में जाकर रोटी बनाती और फिर दिन भर भट्टी पर ईंट बनाती। इसी बीच गौरी को देखने रिश्ते वाले भी आ जाते हैं, और राधा उन्हें नाश्ता पानी कराती। अब बेटी, हमें तुम्हारी ननद पसंद है, मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए, बस तुम मेरे आने वाले बारातियों का ठीक से स्वागत और बढ़िया खाना पीना कर देना, और अपनी नंद को एक जोड़े में मेरे घर विदा कर देना।
इसी तरह थोड़े दिन बीतते हैं। जानती हो गौरी, कल से तुम्हारी शादी की रस्में शुरू हो जाएंगी और फिर मैं इस पूरे घर को अपने हाथों से सजाऊंगी और तुम्हारे हाथों में हल्दी मेहंदी लगेगी। जहाँ एक तरफ वह गरीब बहू अपनी ननद की शादी के अरमान संजो रही थी, वहीं शराब के नशे में अपने दोस्तों के चढ़ाने बढ़ाने में रमेश जुए में अपना घर हार जाता है। ये बात रमेश, तू तो घर भी हार गया, अब ये घर हो गया मेरा। अगली सुबह दोनों रमेश के घर आकर लफंगेबाजी करने लगते हैं। देख प्रीतम, भाभी जी तो अपनी नंद को हल्दी लगा रही हैं, थोड़ा गाना बजाना हो जाएगा, चल नाच। आरे प्रीतम प्यारे, बंदूक में तेरी गोली ना रे। ओए, अब मेरी बारी है। पल पल न माने टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे है पिया, हे। पल पल न माने टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे पिया। गुस्से में राधा प्रीतम को थप्पड़ मार देती है। ये क्या आवारागर्दी लगा रखी है तुम दोनों ने, निकलो यहाँ से। ससुरी मुझ पर हाथ उठाती है, अब देख तू। प्रीतम घर में रखा सारा सामान बाहर फेंक कर तोड़ देता है और दोनों ननद भाभी को भी घर से निकाल देते हैं। जी ये सब क्या हो रहा है? ये कौन है दोनों? रमेश शर्मिंदगी के साथ राधा को जुए में घर हार जाने की बात बताता है। फिर जैसे तैसे वह गरीब बहू अपने बचे खुचे कुछ सामान इकट्ठा करती है और तीनों ठंड में इधर उधर सड़कों पर भटकने लगते हैं। तभी सड़क पर से बारात जाती देखकर राधा रोते हुए कहती है, हे भगवान, मुश्किल से मेरी नंद की शादी पकी हुई थी, अब बिना घर के इस ठंड में मैं गरीब बहू अपनी ननद की विदाई कैसे करूंगी। काफी दूर चलने के बाद सभी कचरे के पास एक पाइपलाइन देखते हैं और वहीं रहते हैं। अगली सुबह ही राधा कपकपाते हुए कचरे की जगह को साफ करती है और फिर पाइपलाइन के बाहर गिर रहे बर्फ में हल्दी पीसती है। उफ, कितनी बर्फ गिर रही है, हाथ भी नहीं चल रहा। भाभी, आप इतनी ठंड में बाहर क्या कर रही हो? तुम्हारी शादी की हल्दी पीस रही हूँ। आज तुम्हारी हल्दी जो है, मेरी प्यारी ननद। अपनी गरीब भाभी का प्यार देखकर गौरी की आंखें भर आती हैं। जिसके बाद कड़ाके की ठंड में वह गरीब बहू अपनी ननद को शादी की हल्दी मेहंदी लगाती है। तभी रमेश कहता है, राधा गौरी, तुम दोनों का मैं गुनहगार हूँ, मुझे माफ कर दो। गौरी, मैंने अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई, मगर अब एक भाई होने का फर्ज निभाना चाहता हूँ। गौरी अपने भाई के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। भैया अरे बस भी कीजिए, अगर आप दोनों भाई बहन ऐसे रोते रहेंगे तो मैं भी रो दूंगी। फिर रमेश भरी ठंड में जंगल से मंडप बनाने के लिए बांस काट कर लाता है और वह गरीब बहू शादी का मंडप बनाती है और गरीबी में गेंदे के फूल और आम के पत्तों से मंडप सजाती है और खुद अपने तन पर एक स्वेटर चप्पल ना खरीद कर अपनी ननद की शादी के लिए महंगा सा जोड़ा खरीदती है। मेरी प्यारी ननद, ये रहा तुम्हारी शादी का जोड़ा। भाभी, आपने मेरे लिए इतना महंगा जोड़ा खरीदा मगर अपनी खुद के लिए एक स्वेटर भी नहीं खरीदा। इतना तो कोई सगा भी नहीं करता मेरे लिए। मेरी भगवान से बस एक ही दुआ है, भाभी माँ, कि अगले जन्म में आपकी बेटी बनूं, ताकि आप मेरा कन्यादान भाभी बनकर नहीं बल्कि माँ बनकर करो। वह गरीब बहू अपने हाथों से अपनी ननद का एक एक श्रृंगार करती है। इतने में बारात भी आ जाती है, जहाँ राधा आंसुओं के साथ अपनी ननद को मंडप में लाती है, जहाँ गौरी की शादी और विदाई हो जाती है। मगर अपनी ननद की शादी के लिए उस गरीब बहू ने ठंड का कहर झेलकर बड़ी कीमत चुकाई थी।